हाय स्टूडेंट्स, अगर आपको बिल्कुल भी कंप्यूटर के बारे में जानकारी नहीं है और आप शुरू से कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। देखिए, आज के समय में कंप्यूटर एक्सपर्ट की मांग अत्यधिक रूप से बढ़ रही है। अगर आप भी कंप्यूटर का एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर की जानकारी प्राप्त करनी होगी, जो आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो यह फर्स्ट वीडियो है कंप्यूटर के बेसिक की, जिसके बाद आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त हो जाएगी, जिसमें कंप्यूटर की परिभाषा, इसके जनक, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, इसका आविष्कार कब हुआ, किसने किया, इसकी विशेषता क्या है, इसके कार्य क्या हैं, इसके कितने भाग होते हैं और अन्य प्रकार की जानकारी इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए बिना रुके हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक नंबर हमारा फर्स्ट है कंप्यूटर का परिचय, यानी कि इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर। इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारी फर्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर के बारे में डीपली जानने के लिए कंप्यूटर की परिभाषा को सही ढंग से समझना होता है, यानी कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है। अब दोस्तों, ये तो हो गया कि कंप्यूटर की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। अब जानते हैं कंप्यूट शब्द का अर्थ क्या होता है। तो कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है? तो कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर का प्रयोग सर्वप्रथम गणना करने के लिए किया जाता था। दोस्तों, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर का सेकंड नेम संगणक होता है। और कंप्यूटर दो शब्दों से मिलकर बना है, कंप्यूट प्लस आर, यानी कंप्यूट प्लस आर इज इक्वल कंप्यूटर होता है। दोस्तों, यह हो गई कंप्यूटर की परिभाषा, यह किन किन शब्दों से मिलकर बना है। अब कंप्यूटर के जनक के बारे में बात करते हैं, यानी कि कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज जी को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अब चार्ल्स बेबेज जी को कंप्यूटर का जनक क्यों कहा जाता है, चलिए बताते हैं। दोस्तों, चार्ल्स बेबेज जी इंग्लैंड के एक महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सर्वप्रथम डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। यानी कि डिफरेंस इंजन का दोस्तों आविष्कार से दशमलव के बाद के 20 अंकों की गणना की जाने लगी। जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि एक सामान्य मनुष्य के द्वारा यह गणना करना बहुत कठिन काम था, जिसका यह सेकंडों में गणना की जाने लगी इसके द्वारा, डिफरेंस इंजन के आविष्कार के बाद। तो दोस्तों, डिफरेंस इंजन का आविष्कार 1822 में किया गया था, यानी कि 1822 में चार्ल्स बेबेज द्वारा डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया गया था। ठीक ना। अब चलिए देखते हैं सेकंड हमारा क्या है। डिफरेंस इंजन के प्रयोग से कंप्यूटर में गणना दशमलव के बाद के 20 अंकों की जाने लगी, यानी कि तुम्हें मैं बता ही दिया कि 20 अंकों की गणना की जाने लगी, जिसके बाद बहुत आसानी से दशमलव के बाद की गणना की जाने लगी। ठीक ना। अब देखिए नीचे क्या दिया गया है। फिर उसके बाद इन्होंने डिफरेंस इंजन के बाद इन्होंने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। किसका किया? तो एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। एनालिटिकल इंजन के आविष्कार दोस्तों 1833 में हुआ। कब हुआ? तो 1833 में चार्ल्स बेबेज ने किया, जिसके आविष्कार के बाद जब एनालिटिकल का आविष्कार हुआ, इसके आविष्कार के बाद 50 अंकों की गणना आसानी से की जाने लगी, यानी कि दशमलव के बाद के 50 अंकों की गणना बड़ी आसानी से की जाने लगी। अब दशमलव के बाद के 50 अंकों की गणना की जाने लगी, अब और सुविधा होने लगी कैलकुलेशन में। तो दोस्तों, कंप्यूटर का सर्वप्रथम प्रयोग कैलकुलेशन में ही किया जाता था और अदर वर्क उसमें नहीं किया जाता था, उसमें सिर्फ कैलकुलेशन किया जाता था। और 17वीं शताब्दी, देखते हैं नीचे क्या दिया गया है। 17वीं शताब्दी से पहले के कंप्यूटर में 17वीं शताब्दी से पहले के कंप्यूटर में मेमोरी का यूज नहीं किया जाता था, यानी कि जो चिप का यूज आज के समय में किया जा रहा है वह 17वीं शताब्दी से पहले के कंप्यूटर में नहीं किया जाता था। फिर बाद में चार्ल्स बेबेज जी ने एनालिटिकल एंड डिफरेंस मशीन का आविष्कार किया।
जिसमें मेमोरी की बड़ी विशेषता थी, यानी कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मेमोरी की थी। किसकी थी? तो मेमोरी की, जिसमें डाटा को सुरक्षित रखा जाने लगा। जब मेमोरी जुड़ गई इससे तो इसमें डाटा को सुरक्षित रखा जाने लगा, जिससे यह हुआ कि अन्य प्रकार के जो डाटा थे वह कभी भी खोलकर उसे देख सकते हैं। और यही कारण है कि चार्ल्स बेबेज जी को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ठीक ना। चलिए, टॉपिक नंबर हमारा सेकंड दोस्तों है कंप्यूटर के कार्य। अब कंप्यूटर के बारे में हम परिभाषा के सभी डीपली समझ गए हैं, तो कंप्यूटर के कार्य के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर का वर्क, यानी कि वर्क ऑफ कंप्यूटर। ठीक ना। कंप्यूटर एक ऐसा विद्युत यंत्र है, यानी कि कंप्यूटर एक ऐसा विद्युत यंत्र है जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है। ठीक ना। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, यानी कि कंप्यूटर एक ऐसा विद्युत यंत्र है जो डाटा को सूचना में कन्वर्ट करता है, यानी कि चेंज करता है। ठीक ना। यह एक छोटी सी परिभाषा भी हो सकती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि कंप्यूटर की परिभाषा बताओ, तो आप कुछ नहीं जानते हैं तो डायरेक्ट कहेंगे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है उसी को कंप्यूटर कहते हैं। तो दोस्तों, सेकंड आपको कोई अगर सेकंड परिभाषा कहता है, इसके अलावा और कोई परिभाषा बताओ, तो आप बता सकते हैं कंप्यूटर एक ऐसा विद्युत यंत्र है जो अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है, यानी कि कंप्यूटर एक ऐसा विद्युत यंत्र है जो मैथमेटिकल एंड लॉजिकल वर्क यानी कि करता है, कैलकुलेशंस करता है। अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच डू मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन, यानी कि यह मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन करता है, जिसे कंप्यूटर कहते हैं। ठीक ना। इतना आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, अब दोस्तों मैथमेटिकल के अंतर्गत आता है जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ये सब जो है मैथमेटिकल के अंतर्गत आता है। और लॉजिकल में आएगा इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, एट द ग्रेट और एनीथिंग जो होता है वह लॉजिकल के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं डाटा के बारे में, यानी कि कंप्यूटर के कुछ भाग के बारे में। तो कंप्यूटर का दोस्तों भाग के बारे में जानते हैं। जो डाटा है, कंप्यूटर को जो डाटा दिया जाता है उसे इनपुट की डिवाइस के माध्यम से दिया जाता है। तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को डाटा दिया जाता है और डाटा को प्रोसेसिंग करता है। कौन करता है? तो सीपीयू करता है। डाटा को प्रोसेसिंग का वर्क सीपीयू करता है और सीपीयू के बाद हमें इंफॉर्मेशन सीपीयू के माध्यम से मॉनिटर देता है। मॉनिटर, स्पीकर, एनीथिंग जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वह इंफॉर्मेशन देती हैं। तो अगर आपसे कोई इनपुट डिवाइस के बारे में पूछता है तो आप कहेंगे मोस्ट पॉपुलर डिवाइस के बारे में, जैसे हो गया कीबोर्ड, माउस, ये सभी इनपुट डिवाइस हो जाएंगे। और कहेगा कि प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में बताओ। डिवाइस दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस में आ जाएगा माउस एंड कीबोर्ड, और सीपीयू जो है वह प्रोसेसिंग डिवाइस में आएगा, सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन के माध्यम से जो आउटपुट हमें प्राप्त होता है वह आउटपुट कौन सी डिवाइस के अंतर, मतलब कि आउटपुट की 2 डिवाइसेस बताइए। तो आउटपुट बताएंगे मॉनिटर एंड स्पीकर। ठीक ना। चलिए, अब दोस्तों एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कंप्यूटर द्वारा डाटा को सूचना में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? अभी तक तो आपने जाना कि कंप्यूटर का वर्क होता है डाटा को सूचना में परिवर्तित करना, लेकिन कंप्यूटर द्वारा डाटा को सूचना में परिवर्तित करना ये जो वर्क होता है यह कहलाता क्या है? तो दोस्तों यह ईडीपी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक ना। चलिए, कंप्यूटर के भाग के बारे में जानते हैं, यानी कि पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक ना। दोस्तों कंप्यूटर के मुख्य 5 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? तो 5। एक कंप्यूटर 5 महत्वपूर्ण भागों से मिलकर बना होता है। वह भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? नीचे दिया गया है। फर्स्ट दिया गया है सीपीयू। सीपीयू का दोस्तों पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सेकंड जो है वह माउस है। और थर्ड, फिर उसके बाद कीबोर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद फोर्थ जो है मॉनिटर।
और फिफ्थ जो आपका दिया गया है यूपीएस, यानी यूपीएस का दोस्तों पूरा नाम होता है यूनिट्रोप्टेड पावर सप्लाई। चलिए इन पांचों भागों के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगर आप कभी कंप्यूटर नहीं सीखे हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए अब सीपीयू के बारे में डीपली चर्चा करेंगे। दोस्तों सीपीयू का वर्क होता है इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेसिंग करना, यानी कि जो हम इनपुट करते हैं डाटा उसको प्रोसेसिंग करना, इसका यही वर्क होता है। यानी कि एक प्रकार का कंप्यूटर का माइंड का वर्क करता है, यानी कि दिमाग का। जिस प्रकार से एक मनुष्य का दिमाग उसका प्रोसेसिंग का वर्क करता है, किसी के बारे में सोचने का वर्क करता है, तो वह थिंकिंग का वर्क जिस प्रकार से दिमाग करता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर में थिंकिंग का वर्क सीपीयू करता है। दोस्तों जब हम इनपुट करते हैं डाटा इसमें सीपीयू में, तो वह प्रोसेसिंग करके आउटपुट प्रदान करता है। आउटपुट प्रदान करता है स्पीकर के माध्यम से, या अदर हो गया मॉनिटर के माध्यम से, एनीथिंग जो आउटपुट डिवाइसेस हैं उसके माध्यम से हमें आउटपुट प्रदान होता है, ठीक ना। अब सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, तो मैं बता ही दिया कि सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, ठीक ना। अब सीपीयू के पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक ना। दोस्तों सीपीयू के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग हैं? 3। फर्स्ट भाग है ALU, और सेकंड भाग है CU, और थर्ड भाग है EMU। दोस्तों ALU, CU, MU ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं। इसका दोस्तों पूरा नाम होता है, ALU का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक ना, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक ना। और चलिए CU का पूरा नाम दोस्तों होता है कंट्रोल यूनिट, और MU का पूरा नाम होता है मेमोरी यूनिट। अब दोस्तों इसके कार्य के बारे में नीचे बात करेंगे। अब चलिए इसका वर्क के बारे में बात करते हैं, ठीक ना। दोस्तों CPU की परिभाषा, अगर आपसे कोई CPU की परिभाषा पूछता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की परिभाषा बताइए, तो आप क्या कहेंगे? यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है, यानी कि CPU एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है जो दिए गए डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है। दोस्तों ऊपर आपने पढ़ा कि कंप्यूटर डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है, लेकिन अब कंप्यूटर के जब भाग में जाएंगे, यानी कि जब कंप्यूटर के पार्ट में जाएंगे, तो उसके अंतर्गत CPU आएगा। अब CPU के अंतर्गत आएगा कौन? तो अब जानते हैं इसके नीचे CPU का वर्क होता है कि डाटा को सूचना में परिवर्तित करना, ठीक ना। जो हम इसको डाटा इनपुट करते हैं उसको सूचना में परिवर्तित करने का वर्क CPU करता है। अब देखते हैं नीचे क्या दिया है। कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। अब दोस्तों देखते हैं, देखिए कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। अब नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो कंट्रोल यूनिट करता है। अगर हम बारी बारी से अगर देखें ALU का वर्क, CU का वर्क और MU का वर्क, तो CU का वर्क ये है कि कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करना। फिर उसके बाद यह प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि प्रोसेसर के नाम से क्यों जाना जाएगा? क्योंकि यह इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करता है। क्या करता है? तो प्रोसेस करता है। यह प्रोसेसिंग के दौरान प्राप्त रिजल्ट को स्टोर करने के लिए मेमोरी को निर्देशित करता है। अब मेमोरी को निर्देशित कौन करता है? तो ALU करता है। ALU मेमोरी को निर्देशित करता है, जिसमें मेमोरी यूनिट जो होती है, इसमें यह CPU का पार्ट है, वह सेव करती है। तो जिसके कारण यह एक संपूर्ण CPU का तैयार होता है, ठीक ना। अब चलिए CPU के बारे में चर्चा हो गई, अब इसके पार्टों के बारे में चर्चा करते हैं, जो इसके ALU, CU और MU इसके पार्ट हैं, ठीक ना। अब दोस्तों देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका ALU का दोस्तों पूरा नाम आपसे बता दिया हूँ कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, यानी कि अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट ALU का पूरा नाम होता है, ठीक ना। चलिए यह गणितीय एवं तार्किक इकाई है। ALU गणितीय एवं तार्किक इकाई है। यह CPU का वह महत्वपूर्ण भाग है जिसका प्रयोग अंकगणितीय एवं तार्किक गणनाओं के लिए किया जाता है, यानी कि CPU का यह एक महत्वपूर्ण भाग है जिसका वर्क अंकगणितीय एवं तार्किक क्रियाओं यानी कि गणनाओं के लिए किया जाता है।
वह अंकगणितीय और तार्किक के अंतर्गत दोस्तों आ जाएगा जोड़, घटाना, गुणा, भाग, एनीथिंग जो डिवाइडेशन से लेकर सब वर्क करता है, ALU। ठीक ना। अब ALU के बारे में आप तो जान गए, अब जानते हैं CU के बारे में। CU का दोस्तों पूरा नाम क्या होता है? तो CU का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का वर्क क्या होता है तो इसमें जानेंगे। यह कंप्यूटर से जुड़ी हुई सभी डिवाइसों एवं उनके कार्यों को नियंत्रित करता है। कंट्रोल मीन्स होता है नियंत्रण। तो आप समझ सकते हैं कि यह नियंत्रित करने का वर्क करेगा। अब जब नियंत्रित करने का वर्क करेगा तो यह किस प्रकार से करेगा, देखिए। इनपुट डिवाइसों को डाटा व निर्देशों को, मतलब इनपुट डिवाइसों के डाटा व निर्देशों को रीड करने के लिए निर्देश देता है। यानी कि जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं जैसे कि कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, ये सभी को रीड करने का वर्क कंट्रोल यूनिट का होता है। यानी कि इन सभी को रीड करता है और सभी सिस्टम को ALU जो वर्क करता है उसको कंट्रोल यानी नियंत्रण करना, यह CU का वर्क होता है। ठीक ना। चलिए, अब CU हो गया, ALU हुआ, CU हुआ। अब MU के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक ना। MU का दोस्तों पूरा नाम होता है मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट से आप समझ गए होंगे कि यह इसका वर्क सिर्फ डाटा को संग्रहित करना होगा। तो इसके बारे में देखते हैं। सभी स्रोतों से प्राप्त डाटा, यानी कि सभी स्रोतों से प्राप्त डेटा जो हमें प्राप्त होता है, ALU से हुआ चाहे अन्य कहीं से भी जो डाटा प्राप्त होता है हमें, उसके परिणामों को, जो उसका परिणाम प्राप्त होता है उसको भंडारित करने का कार्य करता है MU। मेमोरी यूनिट सेव करने का वर्क करता है। चलिए, अब हम CPU के बारे में डीपली जान चुके हैं। CPU की परिभाषा क्या होती है, फिर इसका कितने पार्ट होते हैं, उन पार्टों के वर्क क्या होता है, उसके अंतर्गत कौन कौन से वर्क आते हैं, इस सभी बारे में डिस्कस हो चुकी। तो दोस्तों अब चलते हैं, सेकंड हमारा है माउस। यह एक प्रकार का कंप्यूटर का पार्ट के अंतर्गत है। तो सेकंड हमारा हो जाएगा माउस दोस्तों इसका परिभाषा देखते हैं क्या दिया गया है। तो माउस की दोस्तों परिभाषा होती है, माउस किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की एक महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। अगर आपसे कोई इनपुट डिवाइस के बारे में पूछता है कि कोई इनपुट डिवाइस बताइए, 2 बताइए, 1 बताइए, जो भी बताइए, तो आप कहेंगे सर्वप्रथम कि इनपुट डिवाइस माउस और कीबोर्ड फर्स्ट टाइम होता है, और अदर में तो जो होता है उस वह अगर नहीं रहेगा तो आप वर्क कर सकते हैं। ठीक ना। माउस अधिकतर एडिटिंग के लिए किया जाता है। अब यह एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इनपुट डिवाइस है। देखिए आ गया ना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इनपुट डिवाइस है जिसे शॉर्ट फॉर्म में GUI कहते हैं। माउस एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है। दोस्तों अगर आपको कहीं पर ट्रिकी क्वेश्चंस में आ गया कि इसमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी कि इसमें से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है, और 4 ऑप्शंस दे दिया, तो उसमें अगर माउस है तो उसको वह राइट हो जाएगा, यानी कि माउस एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है। अब दोस्तों माउस का प्रयोग, जिसका प्रयोग कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए किया जाता है, यानी कि कंप्यूटर को इनपुट देने का वर्क जो किया जाता है वह माउस के माध्यम से किया जाता है। और अगर जब इनपुट डिवाइस है तो उसको वर्क ये होगा कि इनपुट करना। ठीक ना। चलिए अब दोस्तों जानते हैं माउस का पूरा नाम क्या होता है, यानी कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ माउस। माउस का दोस्तों जो पूरा नाम होता है आइए जानते हैं। दोस्तों माउस में M का जो मीनिंग होता है वह मैनुअली होता है। M का जो मीनिंग होता है मैनुअली, और O का जो मीनिंग होता है ऑपरेटेड, और O का ऑपरेटेड हो जाएगा, और U का जो मीनिंग होता है यूजर होता है, और S का सिलेक्शन होगा, और E का इक्विपमेंट होता है। ठीक ना। अब माउस का अगर आपसे कोई पूरा नाम पूछता है कि इसका पूरा नाम बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे मैनुअली ऑपरेटेड यूजर सिलेक्शन इक्विपमेंट। ठीक ना। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक ना। चलिए अब जानते हैं माउस कितने प्रकार का होता है। दोस्तों अब सभी बारे में यह एक प्रकार से एक छोटा सा अगर आप नोट बनाते हैं कि कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन के बारे में, कि फर्स्ट टाइम बेसिक के बारे में, एक तरीके से मानिए तो कंप्यूटर का जो बेसिक है, अगर बेसिक का आप नोट बनाना चाहते हैं तो इससे बना लीजिए, और अदर पार्ट में इसको समझाया जाएगा और एक प्रकार का शुद्ध नोट प्राप्त होगा आपको। ठीक ना।
चलिए माउस कितने प्रकार का होता है, यानी कि आपसे कोई पूछता है कि माउस कितने प्रकार का होता है। माउस तो आप बता दिए उनसे कि माउस एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, लेकिन आप अगर आपसे अदर क्वेश्चन कर दिया गया कि माउस कितने प्रकार का होता है, तब आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि माउस 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तो 4 प्रकार का। फर्स्ट पार्ट क्या है? मैकेनिकल माउस। क्या है फर्स्ट? तो मैकेनिकल माउस। और सेकंड ऑप्टिकल माउस। थर्ड है दोस्तों वायरलेस कॉर्डलेस माउस। और फोर्थ है स्टाइलस माउस। अगर आपसे कोई पार्ट पूछता है कि कितने प्रकार के होते हैं माउस, इसका टाइप्स पूछता है, तो आप कहेंगे कि माउस 4 प्रकार का होता है, ठीक ना। अब आपसे कोई पूछ दिया कि मैकेनिकल माउस किसे कहते हैं, तब क्या कहेंगे? तो चलिए नीचे बताते हैं दोस्तों। अगर आपको कोई डीपली पूछ रहा है कि मैकेनिकल माउस किसे कहते हैं, तो मैकेनिकल माउस को बाल माउस भी कहते हैं दोस्तों। यह पहले यूज किया जाता था, अब भी कम क्षेत्रों में किया जाता है। मैकेनिकल माउस को बाल माउस भी कहते हैं, जिसकी निचली सतह पर एक गेंद होती है, यानी कि इसकी निचली सतह पर एक गेंद स्थापित की होती है। उसमें उसका वर्क क्या होता है? जो स्क्रीन पर कर्सरों को घुमाने का वर्क करता है। यहाँ पर थोड़ा सा एरर आ गया है कि यहाँ पर कर्सर होगा, यानी कि स्क्रीन पर कर्सर को घुमाने का कार्य करता है वह बाल, जिसे बाल माउस के भी नाम से जाना जाता है। यानी कि मैकेनिकल माउस का अगर सेकंड नेम आपसे कोई पूछता है तो आप बाल माउस कह सकते हैं, ठीक ना। ये तो हो गया आपका मैकेनिकल माउस। अब जानते हैं ऑप्टिकल माउस के बारे में। ऑप्टिकल माउस किसे कहते हैं? तो दोस्तों ऑप्टिकल माउस वह माउस है जो लाइट सोर्स पर कार्य करता है, ठीक ना। यह सामान्य तौर पर यह यूज किया जाता है। यह सभी प्रकार की छोटी से बड़ी ऑफिसों में आप देख सकते हैं कि यह ऑप्टिकल माउस यूज किया जाता है। इसमें लाइट का प्रयोग सतह का मूवमेंट पता करने के लिए किया जाता है दोस्तों। माउस का जो वर्क होता है वह कर्सर वर्क होता है, यानी कि कर्सर उसका इधर उधर जाता है, जिसके कारण उसको क्लिक करके मतलब कि उस फोल्डर को ओपन करने का वर्क कर्सर के द्वारा किया जाता है। तो कर्सर जो इधर उधर मूवमेंट करता है, घूमता है, वह किस लिए घूमता है? वह हमेशा जो लाइटिंग के माध्यम से लाइट घूमेगा जिस प्रकार से, उसी प्रकार से वह कर्सर घूमेगा। तो यह ऑप्टिकल माउस में लाइटिंग का वर्क क्या होता है। आमतौर पर यह सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला माउस है। सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला माउस आपसे कोई पूछता है तो आप कहेंगे ऑप्टिकल माउस मैक्सिमम यूज किया जाता है, ठीक ना। चलिए अब थर्ड टाइप क्या दिया गया माउस का, उसके बारे में बताते हैं दोस्तों। थर्ड टाइप आपके सामने दिया गया वायरलेस एंड कॉर्डलेस माउस। वायरलेस एंड कॉर्डलेस माउस, इस प्रकार के माउस में तार का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब वायरलेस से आप पता लगा लिए होंगे कि वायरलेस यानी कि वायर नहीं है। तो वायर जब नहीं रहेगा तो वह तार रहित रहेगा, और जब तार रहित रहेगा तो इसमें तार की कोई आवश्यकता नहीं। तो यह माउस वायरलेस टेक्नोलॉजी द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। यानी कि वायरलेस टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है, चलिए अब बताते हैं। वायरलेस माउस एक विशेष प्रकार की इनपुट डिवाइस है। ये तो सब लोग जानते हैं कि जब माउस है तो वह इनपुट डिवाइस तो होगा ही। यह माउस कंप्यूटर से जुड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वाईफाई का प्रयोग करते हैं, रेडियो का रेज का प्रयोग करते हैं, और फिर उसके बाद ब्लूटूथ और मतलब ETC अदर वो का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। अब इससे जुड़ने के लिए वाईफाई कनेक्ट करके आप वर्क कर सकते हैं, चाहे रेडियो तरंगों से भी वर्क होता है, और अदर जो माउस मैक्सिमम यूज होता है वो ब्लूटूथ से कनेक्ट करके किया जाता है, ठीक ना। आप तो समझ गए होंगे कि वायरलेस और कॉर्डलेस माउस के बारे में। तो चलिए स्टाइलस माउस के बारे में आप समझते हैं। स्टाइलस माउस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में डीपली समझेंगे। तो स्टाइलस माउस, इस प्रकार के माउस को जी स्टिक माउस भी कहते हैं। अब दोस्तों इस प्रकार के माउस को जी स्टिक माउस क्यों कहते हैं, इसके बारे में नीचे बताएंगे। क्योंकि इसका आविष्कार गॉर्डन स्टीवार्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब गॉर्डन स्टीवार्ट नामक वैज्ञानिक ने जब स्टाइलस माउस का आविष्कार किया तो इसलिए इसमें जी स्टिक लग गया। क्यों लग गया देखते हैं। इसलिए जी स्टिक से जी का मतलब गॉर्डन होता है, जी का मतलब इसमें गॉर्डन होता है। यह माउस एक पेन की तरह दिखाई देता है, यानी कि यह एक प्रकार के पेन की तरह दिखाई देता है, जिसके नीचे एक पहिया लगी होती है
जिससे कर्सर को इधर उधर घुमाया जाता है। दोस्तों माउस का वर्क ही होता है कि कर्सर को इधर उधर घुमाना। अब कर्सर को किस प्रकार से घुमाया जा रहा है ये माउस पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका जी स्टिक नाम कैसे पड़ा, तो आप जान ही गए कि स्टाइलस माउस को जी स्टिक माउस भी कहते हैं। और जी स्टिक क्यों कहते हैं, तो क्योंकि इसका आविष्कार गॉर्डन स्टीवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए उनके नाम का जो फर्स्ट लेटर है उसको लेकर जी, जिसके कारण उसमें स्टिक जोड़ दिया गया, ये स्टिक माउस हो गया। तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब माउस का सभी मतलब पार्ट के बारे में आप समझ गए, तो चलते हैं अब कीबोर्ड के बारे में। तो दोस्तों कीबोर्ड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद। और दोस्तों अदर जो है कीबोर्ड से लेकर सभी प्रकार के बेसिक जो हैं, बेसिक के अंतर्गत जितने पार्ट आते हैं और इसमें क्या होता है और अन्य प्रकार की जानकारी सेकंड वीडियो में मिलेगी। और सेकंड वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलेगी। जय हिंद, धन्यवाद।